अशोक के 9 लोगों वाले रहस्यमय ग्रुप का क्या सच है? क्या यह भी इल्यूमिनाटी की तरह कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या ये 9 लोग आज भी जीवित हैं? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स ब्लास्ट और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ भी जानने से पहले हमें अशोक के बारे में जान लेना चाहिए। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और पहला सम्राट जिसने अखंड भारत का सपना पूरा किया। अशोक को चांडाल अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं वैसे तो अशोक गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं था, मगर अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारकर वह गद्दी पर बैठा था। उसने सिर्फ अपने एक भाई को जिंदा छोड़ा था। अशोक का सबसे फेमस युद्ध कलिंग का युद्ध था, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस युद्ध में रक्तपात से आहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वह अशोक जिसने अपना पूरा जीवन रक्तपात में ही बिताया, इतने कम समय में अपना साम्राज्य इतना बढ़ाया। वह अशोक एक युद्ध से इतना आहत हो गया कि सब कुछ छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या यह बात सिर्फ इतनी सी है जितनी दिखाई देती है? इस विषय से थोड़ा अलग हटकर एक बात पर गौर करते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो आज भी पश्चिमी देशों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, 1600 से भी अधिक वर्षों से गर्मी सर्दी बरसात सहते हुए आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। रत्ती भर भी जंग उसे कभी छू नहीं पाया। या बात करें तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की, जो बिना किसी सीमेंट या बाइंडिंग एजेंट के बनाया गया है और जो आज भी सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी बनाया जाना संभव नहीं है। जब हम इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो क्या हमें यह नहीं लगता कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं अधिक जानकार थे? जो जानकारी उनके पास थी उसका तो अंश मात्र भी हम नहीं जानते। अब अपने विषय पर वापस आते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने यह महसूस किया कि युद्ध से मनुष्य के विनाश के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर दुनिया को बचाए रखना है तो दुनिया में शांति कायम करना अति आवश्यक है। अशोक को कुछ ऐसी बातें पता थी जो वह समझता था कि गलत हाथों में यदि पड़ गई तो मानव सभ्यता का विनाश निश्चित है। तब अशोक ने दुनिया की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस सीक्रेट सोसाइटी में 9 लोग शामिल थे। तब अशोक ने इनमें से हर एक को एक किताब दी और इन किताबों में जो ज्ञान है उनकी रक्षा करने को कहा। मानव सभ्यता से इस ज्ञान को बचाने और आगे भी रिसर्च करके इन किताबों को अपडेट करने को कहा। समय समय पर इन पुस्तकों से कुछ रहस्य बाहर आ जाते हैं और मानव उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करता है। कुछ लोग इन बातों को मिथक कहते हैं, लेकिन बोस और राम जैसे वैज्ञानिक भी इसमें विश्वास करते थे और उनसे संदेश व सलाह भी प्राप्त करते थे। ये 9 लोग 2000 सालों से भी ज़्यादा समय से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ना जाने कितनी सभ्यता अपनी आंखों के सामने बनती और बिगड़ती देखी है। कहा जाता है पोप सिल्वेस्टर सेकंड, जो कि रवीना में आर्क बिशप थे, कुछ समय स्पेन में बिताने के बाद एक रहस्यमय यात्रा करके भारत आ गए। यहाँ आकर उन्होंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है उनके पास एक धातु से बना हुआ सिर था, जो सवाल पूछने पर हाँ या ना में जवाब देता था। पोप का कहना था कि यह जादुई सिर 2 अंकों की गणना पर आधारित ऑटोमेटिक मशीन है, जो आज की बाइनरी डिजिट मशीन जैसा मालूम होता है। इस सिर को पोप के मरने के बाद ख़त्म कर दिया गया और इससे जुड़ी सभी जानकारियों को मिटा दिया गया। बाद में वेटिकन लाइब्रेरी में एक खोजकर्ता ने साइबरनेटिक्स जर्नल कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन नामक किताब में यह पढ़ा कि पोप के पास ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अद्भुत ज्ञान था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पोप सिल्वेस्टर भी इन्हीं 9 अज्ञात लोगों के संपर्क में थे और उन्हीं की सहायता से पोप ने उस ऑटोमेटिक सिर का आविष्कार किया था। बाद में फ्रेंच लेखक जैकोलियट, जो कलकत्ता में फ्रेंच कॉन्सुल थे, ने 19वीं सदी में मानव सभ्यता के रहस्यों के बारे में अपनी किताब में लिखा। उन्होंने बताया कि 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी कोई मिथ नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। पर यह 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर 1927 में टैलबोट मुंडे की लिखी किताब से हुई। टैलबोट मुंडे 25 साल तक भारत में ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत थे। इस किताब के अनुसार इन 9 लोगों ने अपनी ही एक रहस्यमय भाषा इजाद कर रखी है, जिसे सिर्फ वही लोग समझते हैं। इनमें से हर एक किताब की रक्षा करता है तथा रिसर्च व अपडेट भी करता है, जिसमें से पहली किताब प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में है, जिसे लेखक ने सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया है।
जिसकी वजह से कोई भी दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को ब्रेन वॉश कर सकता है और दुनिया पर राज कर सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी के बारे में है, जिसमें इस तरह की तकनीकों का वर्णन है जिससे इंसान को सिर्फ छूने भर से मारा जा सकता है और किस तरह इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। कहा जाता है जूडो इसी किताब के कुछ रहस्यों का परिणाम है। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि किस तरह इंसान ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण कर सकता है जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता का अंत करने की ताकत रखते हैं। चौथी किताब धातुओं के बदलाव के बारे में है। किस तरह किसी अन्य वस्तु को बहुमूल्य धातुओं में बदला जा सकता है। भारत में सोने के बड़े भंडार न होने के बावजूद भारत के मंदिरों में इतना सारा सोना कहाँ से आया? क्या मंदिरों में सीक्रेट सोर्सेज से सोना दान नहीं किया जाता? पांचवी किताब में कम्युनिकेशन के सभी साधनों के बारे में बताया गया है, चाहे वह इस ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के बाहर रहने वाले किसी जीव से संपर्क स्थापित करना है। छठी किताब में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। समय समय पर हमें ऐसे सबूत मिलते ही रहते हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज हवाई जहाज बनाना जानते थे। आठवीं किताब प्रकाश के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो वह टाइम ट्रैवल कर सकती है, यानी वह भूत, भविष्य और वर्तमान में जा सकती है। इस किताब में भी प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया गया है। हो सकता है हमारे पूर्वज टाइम ट्रैवल भी करते हों। नौवीं किताब में मानव सभ्यता के उदय व अंत के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि इन 9 रहस्यमय लोगों ने कई सभ्यताओं का उदय व अंत देखा है। क्या आज भी जो आविष्कार होते हैं उसमें इसी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ है? क्या यह सत्य है या मिथक है? आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए।